तो चलिए चाय पर चर्चा की आज के सफर की शुरुआत करते हैं श्रद्धा भक्तिभाव के साथ। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां राम मंदिर भव्य आकार ले रहा है। अयोध्या राम मंदिर के लिए सजाई जा रही है संवारी और इस वक्त राम की नगरी का रंग देखते ही बन रहा है। अब उसी अयोध्या से एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है। तो खबर क्या है वो आपको बताते हैं। खबर ये है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर परिसर के विस्तार के बारे में सोच रहा है। जी हां, ट्रस्ट चाहता है कि मंदिर परिसर का आकार 108 एकड़ तक हो, ताकि हिंदू मान्यताओं में शुभ मानी जाने वाली ये संख्या मंदिर के साथ जुड़ सके। तो क्या है राम मंदिर परिसर के विस्तार का ये प्लान और हिंदू मान्यताओं में क्यों शुभ माना जाता है 108 का अंक, चलिए आपको दिखाते हैं। राम की धरती और राम के धाम ने बरसों बरस जिस पल का इंतजार किया, वो घड़ी बस आने वाली है। राम मंदिर हर गुजरते दिन के साथ आकार ले रहा है और वो तारीख भी करीब है जब राम मंदिर भव्य रूप में देश के सामने होगा। अयोध्या के लिए आने वाला कालखंड कितना अहम है, ये बात राम मंदिर ट्रस्ट को भी पता है। यही वजह है कि ट्रस्ट मंदिर की भव्यता को नए नए आयाम देने में जुटा है और अब योजना मंदिर परिसर को 108 एकड़ करने की है। समर्पण जब मन में होता है, अर्पण करने का भाव जब मन में होता है, तो सीमाएं नहीं रहती है उसमें। हमारी तो आकांक्षा है, ट्रस्ट के हमारे अधिकांश माननीय सदस्यों की आकांक्षा है कि हिंदू समाज का पवित्रतम शब्द 108 माना गया है। तो अभी जो भूमि हमारे पास उपलब्ध है उसको 108 एकड़ भूमि किया जाए और उसके लिए प्रयास हम लोग करते रहेंगे। 108 अंक के मायने हिंदू मान्यताओं में बड़े गहरे हैं। 108 का संबंध शिव से भी है। कहते हैं व्यक्ति के मन की भावनाओं की गणना भी 108 पर आकर ठहर जाती है। इतना ही नहीं, जाप की माला में 108 मन के होते हैं। भगवान शिव के 108 गुणों और मुद्राओं का वर्णन शिव पुराण में मौजूद है। 27 नक्षत्रों के कुल 108 चरण कहे जाते हैं। श्री वैष्णव धर्म में भी विष्णु के 108 दिव्य स्थानों का वर्णन है। 108 की इसी महिमा को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट भगवान राम के मंदिर के साथ जोड़ना चाहता है। 108 हिंदू के लिए बहुत ही पवित्र होता है, क्योंकि शक्ति देवता जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें 108 का संबंध भगवान शिव से और भगवान विष्णु से भी है। और इसका यह कहानी है, जब भगवान शिव जब गुस्सा होते हैं, जब वो शिव तांडव करते हैं, तो उस समय जो शिव तांडव का जो मुद्रा होता है वह भी 108 ही होता है। इसीलिए 108 का महत्व होता है। दूसरा कारण यह है, भगवान विष्णु का जो है 108 जो है क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जिसको दिव्य देशम बोला गया है, वह भी 108 ही है। इसलिए भी 108 का विशेष महत्व है। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अधिग्रहित 67 एकड़ से ज्यादा भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को सौंपी गई थी। हालांकि ट्रस्ट ने उस भूमि से सटे कुछ मंदिर और उनकी भूमि को भी खरीदा था, जिससे श्री राम मंदिर परिसर का दायरा बढ़ गया है। लेकिन अब ट्रस्ट चाहता है कि लोग खुद आगे बढ़कर राम मंदिर की भव्यता को 108 एकड़ तक करने के लिए आगे आए। जो भगवान के मंदिर की भव्यता और दिव्यता हम सबों ने देखा है स्वप्न में, अपने अपने अंतःकरण में, उस प्रकार का मंदिर बने, तो उसके लिए हम लोग चाहेंगे कि 108 एकड़ तक उसकी परिधि बढ़ जाए, ताकि मंदिर की भव्यता भी और एक शुद्ध अंक जो माना जाता है हिंदू में, श्री श्री 108 श्री राम जन्मभूमि का परिक्षेत्र भी हो जाए। ये मन की हम लोगों की भावना है। श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर का काम अंतिम चरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जनवरी 2024 तक मंदिर परिसर रामलला के दर्शन के लिए खुल जाएगा। कोशिश यही है कि रामलला के नए मंदिर परिसर में हर हिंदू देवी देवता का मंदिर बने और अयोध्या एक बार फिर भारत के राष्ट्र तीर्थ के तौर पर स्थापित हो सके। बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे, अयोध्या। धार्मिक पर्यटन से जुड़ी एक और खुशखबरी आपको देते हैं और ये गुड न्यूज आई है यूपी से। दरअसल यूपी सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति लेके आई है। इस नीति के तहत 8 धार्मिक और पर्यटन स्थल सर्किट तैयार किए जाएंगे।
और इन 8 सर्किट्स के केंद्र में यूपी कई धर्म नगरियों को भी रख रहा है। रामनगरी अयोध्या के अलावा कृष्णस्थली, मथुरा, वृंदावन और महादेव की नगरी काशी के अलावा और भी कई धर्मस्थल इन सर्किट्स में शामिल होंगे। इससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि अयोध्या। कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन। विश्वनाथ की है वाराणसी, जिसका अस्तित्व भगवान शिव के संकल्प पर टिका है। इन तमाम धर्म स्थलों को जोड़कर उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे में मौजूद तमाम धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों को अलग अलग सर्किट के तौर पर विकसित करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने प्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने का ऐलान कर दिया है। इस योजना को नई पर्यटन नीति में शामिल किया गया है, जिसके तहत सूबे में रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, कृष्ण सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट और बुद्ध सर्किट बनाने की तैयारी की जा रही है। 8 सर्किट धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे रामायण सर्किट है, महाभारत सर्किट है, कृष्ण और ब्रज सर्किट है, शक्तिपीठ सर्किट है, सूफी सर्किट भी है जो कबीर सूफी इन सबको लेकर के चलता है। जाहिर है राम जन्मभूमि अयोध्या के दीपोत्सव की चमक हो या कृष्ण भूमि में बरसाने की होली का रंग, नवरात्र पर मां विंध्यवासिनी के दरबार का मेला हो या फिर काशी में बाबा विश्वनाथ का दरबार, ये वो तमाम धर्मस्थल है जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। अब योगी सरकार इन तमाम धर्मस्थलों को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत जिन स्थलों को विकसित किया जाएगा उसमें रामायण सर्किट प्रमुख है। रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर जैसे धार्मिक स्थल शामिल होंगे। इन धार्मिक स्थलों को भगवान राम और माता सीता के प्रतीकों के तौर पर देखा जाता है। इसी तरह कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदग्राम, बलदेव जैसे धार्मिक स्थल जोड़े जाएंगे। महाभारत सर्किट की परिकल्पना में हस्तिनापुर, कापिल्य, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा, लाक्षागृह जैसे स्थानों को चुना गया है। इसी तरह शक्तिपीठ में विंध्यवासिनी देवी, अष्टभुजा से लेते हुए देवी पाटन, नौमिषारण्य, मां ललिता देवी, मां ज्वाला देवी, सहारनपुर से शाकुंभरी देवी और शीतला माता मऊ तक विस्तार होगा। इन स्थानों को नए सिरे से विकसित करने के पीछे न सिर्फ पर्यटन और आध्यात्म को बढ़ावा देना है, बल्कि कारोबार और रोजगार की संभावनाओं को भी तलाश करना है। काशी कॉरिडोर बनने से जिस तरह वाराणसी का कायाकल्प हो गया, राम मंदिर अयोध्या की तस्वीर बदल गई, ठीक वैसे ही इन सर्किट में शामिल तमाम शहरों की सूरत इस नई पर्यटन नीति से बदलने वाली है। उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण की भूमि है, महादेव की नगरी भी यहीं पर है। यहीं पर बुद्ध से जुड़े हुए स्थल भी हैं, पर इन स्थलों पर पर्यटकों की आमद बढ़े, इसके लिए यहाँ पर सुविधाएं होना भी जरूरी है। यही सोचकर उत्तर प्रदेश सरकार ने न सिर्फ इन स्थलों की ब्रांडिंग शुरू कर दी है, बल्कि यहाँ पर्यटन की सुविधाएं भी विकसित कर रही है। यानी अब जब आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आपको धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का कभी न भूलने वाला अनुभव होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे, लखनऊ। और अब बात आस्था के महाकुंभ की। अगला महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में होगा। इसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी से कमर कस ली है। महाकुंभ की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी हां, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन तैयारियों पर नजर रखेंगे। 24 नवंबर को सीएम योगी प्रयागराज में एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें महाकुंभ की तैयारियों को लेकर एक प्रेजेंटेशन सीएम योगी के सामने दिया जाएगा। संगम के तीर पर बसा आस्था का शहर, तीर्थराज, प्रयागराज। प्रयाग यानी वो स्थान जहां ब्रह्मा ने पहला यज्ञ किया। 3 नदियों का वो संगम जहां स्नान करने से पाप धुल जाते हैं।
और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। गंगा, यमुना और सरस्वती के इस महासंगम को सदियों की संस्कृति का समागम भी कहते हैं। उसी प्रयागराज में एक बार फिर सदियों पुरानी संस्कृति के समागम की तैयारी तेज है। जी हां, महाकुंभ 2025 के लिए संगम नगरी को एक बार फिर तैयार किया जा रहा है, सजाया और संवारा जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। सीएम योगी 24 नवंबर को प्रयागराज जाएंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री यहां एक हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे, जिसमें मुख्य सचिव समेत 10 विभागों के सचिव भी शामिल होंगे, जो सीएम योगी के सामने कुंभ 2025 की तैयारियों पर प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। जाहिर है, योगी सरकार महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। योगी सरकार का मकसद महाकुंभ 2025 को कुंभ मेला 2019 से ज्यादा भव्य और दिव्य बनाना है, जिसके लिए प्रयागराज को एक नया स्वरूप देने की तैयारी है। मकसद साफ है कि महाकुंभ 2025 देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोगों के लिए यादगार बन जाए। अभिषेक मिश्रा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। आपको दिखाते हैं उन अमेरिकी महिला राजनयिकों की कहानी जिनका अंदाज थोड़ा अलग है, जो कूटनीति की बारीकियों को बाखूबी समझती हैं, लेकिन अपने अंदाज से कूटनीति की नई परिभाषा भी गढ़ रही हैं। ये महिला डिप्लोमैट्स दिल्ली की सड़कों पर ऑटो में सफर करती नजर आई। खास बात यह है कि इन्होंने अपने लिए ऑटो खरीदा है और इसे वो खुद ही ड्राइव करती हैं। वो ऑटो से दिल्ली भ्रमण भी करती हैं और अपने ऑफिशियल ट्रिप्स भी ऑटो के जरिए ही करती हैं। आप भी देखिए अमेरिकी महिला राजनयिकों की ये अनोखा अंदाज। दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भरते इन ऑटो में वैसे तो नया कुछ भी नहीं। अगर कुछ नया है तो वो है इसके चालक। इन ऑटो को चलाने वाली 4 अमेरिकी महिलाएं जो ऑटो रिक्शा से दिल्ली की सैर करने निकली। बड़ी बात यह है कि ये कोई आम अमेरिकी महिलाएं नहीं हैं, बल्कि ये सभी अमेरिकी राजनयिक हैं। बड़ी से बड़ी महंगी कारों की सवारी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इनका दिल आया तो ऑटो पर, और जुनून ऐसा चढ़ा कि ऑटो में बैठने की बात तो छोड़िए, इन्होंने ऑटो खरीदकर खुद ही चलाना शुरू कर दिया। एनएल मैसन, शरीन जे किटरमैन, रूथ होमबर्ग और जेनिफर बायवॉटर्स नाम की 4 अमेरिकी राजनयिक बुलेट प्रूफ गाड़ियों और सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर ऑटो से दिल्ली की सड़कों पर घूमती हैं। अपने सभी कामों के लिए खुद ड्राइव करके ये ऑटो से सफर करना पसंद करती हैं, और तो और अपने ऑफिशियल ट्रिप भी 3 व्हीलर से करती हैं, वो भी खुद ड्राइव करके। When I was in Pakistan, before coming to India, I was in armored vehicles and they were big, beautiful vehicles, but I would always look out on the street and I would see the auto rickshaws going by and I always wanted to be in the auto rickshaw. So when I got to India and I had the opportunity to buy one, I took it immediately. I enjoy driving the auto very much, and I love it when other women and girls see that I'm driving it, and I like that they see that it's a possibility for them as well. इन 4 अमेरिकी महिला राजनयिकों में से एक शरीन जी किटरमैन भी हैं। शरीन दक्षिण भारत के कर्नाटक में पैदा हुई हैं और अब अमेरिकी नागरिक हैं। शरीन का कहना है कि इन्होंने मैक्सिकन राजपूत से प्रेरित होकर ऑटो चलाना शुरू किया। I feel like I can truly form that bridge. I do understand the Indian way of thinking and functioning, and I also understand the American way. So one of the simple things I've done in the embassy is a lot of work notices or management notices are published, used to be published in English only, and now we publish it both in English and Hindi. I think it's a way of, it's my way and our embassy's way of showing respect for the culture and language of the local staff as well as the host country. ऑटो ड्राइव करके इन महिला राजनयिकों ने न सिर्फ महिलाओं को खुद पर भरोसा करने और आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है, कूटनीति की परिभाषा भी बदल दी है। कूटनीति इनके लिए केवल उच्च स्तर की नहीं है। कूटनीति लोगों से मिलना जुलना है, एक दूसरे को जानना समझना है। इन्होंने एक मिसाल कायम करने के लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आवागमन करने का फैसला लिया है। साथ ही इनकी सैर का मकसद भारतीयों से रिश्ते मजबूत करना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए अब रुक करते हैं पंजाब के गुरदासपुर का और दिखाते हैं एक बच्ची की साधना। जी हाँ, बच्ची केवल 4 साल की है और जब ये गुरबानी का पाठ करती है तो सुनने वाले इसकी मीठी आवाज में खो जाते हैं। देखिए, जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते ना, उस उम्र में इस बच्ची के मुंह से गुरबानी सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। इस बच्ची को तराशने में उसकी मां ने अहम रोल अदा किया है। देखिए आप भी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जपजी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप गुरबानी की ये मधुर आवाज आपका मन मोह लेगी। ये आवाज ही उसकी पहचान है। चुप्पे चौपना हो वही जे लाहे लिखता खिया पुक्का ना उतरी जे बन्ना पुरिया पाल सह श्याम पाला को वे। गुरदासपुर की 4 साल की गुरनूर कौर गुरबानी बोलती है। जी हाँ, जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोल तक नहीं पाते हैं, उस उम्र में गुरनूर गुरबानी करती है। छोटी सी उम्र में उसके इस टैलेंट के पीछे उसकी माँ का हाथ है, जिन्होंने गुरनूर को जापू जी साहिब का पाठ 10 गुरुओं के नाम जाझारू खालसा और गुरबानी सिखाई। 4 साहिबजादे 5 ककार 5 प्यारे 10 गुरु साहबान दे नाम सूबे दी किचारी ते जुझारू खालसा। ये सारा कुछ मम्मा ने सिखाया। माता पिता को खुशी है कि गुरनूर अपनी मधुर आवाज से गुरदासपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनका नाम रोशन कर रही है। 2.5 साल की उम्र से ही गुरबानी का पाठ सीख रही गुरनूर अभी और सीखना चाहती है। ਇਹਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੰਠ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਦਾ ਰੁਝਾਅ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਾਓ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜੇ, क्योंकि आप अकेले रहने हैं, समय की घाट करके इन्हें बहुत थोड़ा सिखाया गया। आज गुरनूर गुरदासपुर के बच्चों के लिए एक प्रेरणा है। दूसरे बच्चे भी उन्हें देख गुरुद्वारे में जाकर पाठ करने लगे हैं। लोग खुश हैं कि बच्चे सोशल मीडिया, चैट, मोबाइल गेम्स के बजाय अब गुरबानी बोल रहे हैं। गुरदासपुर से बिशंबर बिट्टू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं गुजरात में चुनावी रण। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। तमाम पार्टियों और उम्मीदवारों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के अनोखे रंग भी यहां पर नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, रंगीलो राजस्थान के बाद रंगीलो गुजरात का ही नाम आता है, तो फिर वहां पर रंगीला प्रचार भी होगा। तो अनोखा प्रचार हम आपको दिखाते हैं। नाटियाड सीट से ये सामने आई है तस्वीरें, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने एक रोबोट को प्रचार मैदान में उतार दिया और रोबोट घर घर जाकर नेताजी के लिए वोट मांग रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। इस बीच सड़कों, मोहल्लों और गलियों चौबारों में यह रोबोट वोट मांग रहा है। दरअसल प्रत्याशी प्रचार के लिए नए तरीकों को अपना रहे हैं और वो इन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं। काला चश्मा, भगवा कपड़े और केसरिया रंग की टोपी पहना हुआ ये रोबोट गुजरात चुनाव में आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो वो लोगों के पास पहुंचकर बीजेपी का प्रचार कर रहा है, पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, हमें नाडियाड विधानसभा के अंदर। जी हां, आप देखिए यहाँ पर पंकज देसाई के लिए कैंपेन कराया जा रहा है रोबोट के जरिए। जी हां, इस पे उनके पैम्पलेट्स हैं। लोग जैसे रोबोट उनके पास पहुंचता है और लोग इससे जो है ये पर्चा उठाते हैं और फिर आगे बढ़ता रहता है रोबोट। इस चुनाव में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बीजेपी ने ये अनूठा प्रयोग किया है। रोबोट के जरिए डोर टू डोर कैंपेन का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। हमने ये डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए, प्रचार के लिए नया तरीका निकाला है और मैं मानता हूँ कि डोर टू डोर कैंपेनिंग से बहुत अच्छा प्रचार भी होता है, लोगों को मिलना भी हो जाता है। अगर कोई कंप्लेन है तो वो भी हम ले सकते हैं और उसके लिए हम सोच भी सकते हैं, कोई नया विचार भी दे। हम यहाँ पे वो हमारे विधानसभा में हमारे विधायक जी के प्रचार के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल में हम ये डोर टू डोर प्रचार के लिए कर रहे हैं, विधानसभा के प्रचार के लिए, विधानसभा कार्यालय के प्रचार में भी इसका यूज कर रहे हैं। रोबोट में स्पीकर भी लगे हुए हैं।
पार्टी के पहले से रिकॉर्ड किए हुए स्लोगन भी डाले गए हैं, जो कुछ समय के अंतराल पर बजते रहता है। चुनाव प्रचार में इसका सबसे पहला इस्तेमाल खेड़ा जिले की नडियाद विधानसभा सीट पर देखने को मिला। कैंपेन के साथ साथ कहीं पिछले चुनावों में जो है ये कैंपेन छूट गया था, डोर टू डोर कैंपेन का सीधा संवाद जो है वो नहीं होता था। अब हर पार्टी चाहती है कि सीधा संवाद भी हो और हाईटेक कैंपेन भी हो, तो हाइब्रिड तरीके का जो मामला है वो अब चुनाव प्रचार में देखने को मिल रहा है। नाडियावाड़ से हेतलबेन के साथ हिमांशु मिश्रा। और चलिए चुनाव से जुड़ा एक और रंग आपके लिए लेकर आए हैं और लेकर चलते हैं आपको राजकोट, जहां के साफे खूब डिमांड में आ गए हैं। राजकोट में एक शर्मा जी हैं जो साफे वाले के तौर पर काफी पॉपुलर हो गए हैं। इनके साफे केवल राजकोट ही नहीं बल्कि गुजरात के कई जिलों में काफी फेमस हैं। अदिति, और चुनाव के दौरान उनके साफों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राजनीतिक दिग्गजों को शर्मा जी ने साफा बांधा है। राजस्थान से आए इस परिवार ने परंपरागत साफा बांधने की कला को संजो कर रखा है। साफा एक रंग बिरंगा पारंपरिक परिधान। साफा दूल्हा पहने तो दूल्हा राजा, नेता पहन ले तो वो जगत का राजा, आम आदमी पहन ले तो मन का राजा। गुजरात के रंगीले राजकोट में साफे की एक ऐसी ही दुकान है। नाम है शर्मा जी साफे वाले। यहाँ दूल्हों के साफों के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान बनाने वाले साफों की भी बहार है। गुजरात में चुनाव का शोर है, ऐसे में शर्मा जी साफे वाले के यहाँ सियासी साफों की डिमांड बढ़ गई है। सियासत में शर्मा जी के साफे खासा महत्व रखते हैं, क्योंकि मोदी, वाजपेयी, कलाम जैसे दिग्गजों ने भी शर्मा जी के साफे बंधवाए हैं। मुझे बड़ा प्राउड होता है कि जब भी पहली बार जब मोदी साहब ने साफा 2001 में पहना था यहाँ सीएम होने पर, तब उसके बाद मोदी साहब कंटिन्यूटली साफा 15 अगस्त और 26 जनवरी को पहनते ही है। वो हमारा प्रतीक है। साफा बहुत अच्छी बात है। वो हमारा हिमालय है जो सर पे रखा हुआ है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी समझकर वो सब काम करते हैं। चुनावी शोर के बीच साफों का जोर तो है ही, और इन साफों का सियासी रंग भी कुछ अलग है। कविंद्र शर्मा के पिता यानी बड़े शर्मा जी ने ये साफे की दुकान शुरू की थी, जो आज राजकोट समेत कई जिलों में फेमस है। ये लोग राजस्थान से गुजरात आए थे और अब ये अपनी धरोहर साफा बनाने और बांधने की कला को संजो कर रखने में जुटे हैं। ऐसा परिवार है जो इस धरोहर को एक बिजनेस की तरह नहीं, एक सांस्कृतिक कल्चर हेरिटेज की तरह देखता है, और कोशिश यही है इस परिवार की कि साफा बांधने की का जो रिवाज है वो चलता रहे, और उसे उजागर करने के लिए, उसे संभालने के लिए अब भी यहाँ पर जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। प्रदीप गुप्ता के साथ राजकोट में गुड न्यूज टुडे। और चुनावी फीवर के बाद अब बात कर लेते हैं फुटबॉल के फीवर की। फुटबॉल फैंस में इन दिनों गजब का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। हो भी क्यों ना भाई, फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो चल रहा है, केरल में इसको लेकर फुटबॉल प्रेमी अपने अपने तरीके से खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी हाँ, केरल में कहीं महान फुटबॉलर मैराडोना की विशाल मूर्ति बनाई गई है, तो कहीं कतर के अमीर का फुटबॉलर के रूप में विशाल कटआउट लगा है। जहां लोग फुटबॉल के मुकाबलों का आनंद उठाने के साथ साथ वहां कटआउट के साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं। कन्नूर जिले में एक मूर्तिकार ने फीफा वर्ल्ड कप को लेकर फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी डियागो मैराडोना की एक विशालकाय मूर्ति तैयार की है। इस मूर्ति के जरिए मूर्तिकार मनोज कुमार ने मैराडोना की जीवंतता और ऊर्जा को दिखाने की कोशिश की है। In that way only, I thought I can show his enthusiasm and energy and power, which he is showing in his football play. Then I decided to make a figure running with his football and to show all his power and energy of that great football player.
माराडोना की इस मूर्ति को बनाने में संजोत अचूर और प्राजील वरम ने मनोज कुमार की मदद की है। फुटबॉल विश्व कप को लेकर केरल के ही कोझिकोड में भी फैंस अपने अपने तरीके से जोश का इजहार कर रहे हैं। विश्व कप का आयोजन कतर में हो रहा है। वहां के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इसकी आधिकारिक शुरुआत की, लिहाजा यहां उनका 45 फीट लंबा कटआउट लगाया गया है। बिग स्क्रीन प्रोग्राम हियर एंड in the evening every students and youths are reach here and we all are celebrate this football world cup and also we can see lot of cutouts and flags here. पटियाला नदी के किनारे लगा कतर के अमीर शेख का ये विशाल कटआउट यहां पहुंचने वाले लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। यहां पर बड़े स्क्रीन पर लोग मैच का लुत्फ भी उठा सकते हैं और आसपास लगे कटआउट्स को भी निहार सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं मुंबई का, लिए चलते हैं आपको भायखला जू, जहां 3 बेबी पेंगुइन्स की अटखेलियां लोगों को खूब भा रही हैं। खासकर बच्चे तो इन पेंगुइन्स को देखकर काफी उत्साहित है। बिल्कुल, बच्चे ही क्यों, बड़े भी पेंगुइन्स को देखकर बहुत उत्साहित हैं। जू में पेंगुइन्स को साल 2016 में लाया गया था और पेंगुइन के रहने के लिए यहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। बच्चों की ये लंबी कतार, लोगों की ये भीड़ 3 नन्हे मेहमानों का दीदार करने आई है। मुंबई के भायखला चिड़ियाघर में 3 बेबी पेंगुइन लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 3 बेबी पेंगुइन में 2 नर और 1 मादा है। पानी में गोते लगाते इन पेंगुइन्स के नाम एलेक्सा, फ्लैश और बिंगो हैं। अभी जो 3 बच्चे हुए हैं पेंगुइन्स के, तो उनमें से 2 नर है और 1 मादा है। जो 2 नर है उनका नाम है फ्लैश और बिंगो, और जो मादा है पेंगुइन उनका नाम रखा गया है एलेक्सा करके। 19 नवंबर को वीर माता जीजाबाई भोसले पार्क के 160 साल पूरे हुए हैं। इस पार्क में 6000 से भी ज्यादा पेड़ हैं, लेकिन चिड़ियाघर की सुंदरता इन बेबी पेंगुइन्स ने मानो और बढ़ा दी है। इन्हें देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की भी शुरुआत की गई है। पेंगुइन की ये प्रजाति साल 2016 में साउथ कोरिया से लाई गई थी। हम अक्सर टीवी पर देखते हैं कि पेंगुइन केवल बर्फ में ही रहती है, पर इन पेंगुइन्स के साथ ऐसा नहीं है। इनकी जरूरतों के हिसाब से यहाँ कई खास इंतजाम किए गए हैं। पेंगुइन्स को बर्फ ही चाहिए होता है, तो ऐसा इनका कुछ नहीं है। ये कोल्ड वाटर करंट में रहते हैं, तो बाकी तो जो इनका रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ पे मेंटेन किया गया है। वैसे उनका जो रिक्वायरमेंट है वो इधर मैनेज किया गया है, उनके हिसाब से यहाँ पे वो एग्जिबिट बनाया गया है। 24 घंटे इन पेंगुइन्स की निगरानी की जाती है, जिससे कि इन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सिलसिले चलते रहने चाहिए, बातों के भी, खबरों के भी और चाय के भी। तो मुलाकात के सिलसिलों को आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन कल। सिलसिले तो वैसे समोसों के भी चलते रहने चाहिए, किसी ने खाया क्यों नहीं वैसे आज। देखिए, बातें मुलाकातों के सिलसिले होते रहेंगे, रिश्तों को मजबूत बनाने की ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो चाय वाले इस रिश्ते की मिठास को कायम रखेगा। आइएगा कल फिर चाय पर चर्चा पे। और देखिए, हमारी चाय कितनी कमाल की है, मल्टी विटामिन वाला काम करती है। विटामिन के मतलब खबर, विटामिन पी मतलब पॉजिटिविटी की डोज, और रिश्तों को मजबूत करने का काम भी ये चाय करती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का परफेक्ट डोज हम लेकर आते हैं ठीक 4 बजे चाय पर चर्चा में। कल मिलिएगा गुड न्यूज टुडे पर।